हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की तरह एक और बैंक में घोटाला जो है वो सामने आया है, लेकिन क्या ये जो पूरी तरीके से यस बैंक का स्कैम हुआ था, क्या ये बिल्कुल उसी तरह है या फिर इसमें उतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ इस वीडियो में वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा और जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ आरबीआई की तरफ से भी क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस टाइम पर, अगर आपके पास इन सारे बैंक्स के यस बैंक, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयर्स हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल अपडेट्स जो है मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा। और वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यस बैंक की आज के दिन की क्लोजिंग आपको माइनर से अपसाइड के साथ देखने को मिली 16 रुपये 20 पैसे पर। शेयर अब 17 से तो नीचे ट्रेड कर ही रहा है और ये इससे ऊपर जा भी नहीं पा रहा। तो इस टाइम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो बन गया है वो 17 ही है, जो अभी एज अ रेजिस्टेंट जो है वो यस बैंक के लिए काम करते हुए नज़र आ रहा है। ये जो हफ्ता रहा है अब इसमें आपको 4.5% की गिरावट ही नज़र आ रही है और पिछले एक महीने में 11% का करेक्शन है। कल तो मार्केट बंद रहेगा, अब ये डायरेक्ट जो है वो मार्केट ओपन होगा मंडे को। तो ये अब यहाँ पर आज का सिनेरियो और अभी तक का एक महीने का सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक बैंक इस टाइम पर जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है अपने नेगेटिव सिनेरियो की वजह से, वो है इंडसइंड बैंक। तो क्या इंडसइंड बैंक वापस से 900 रुपये तक जा सकता है? सीएलएसए ने कुछ बयान दिए हैं और यस बैंक और आरबीएल बैंक के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि इन बैंक्स को अभी इस टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। तो इंडसइंड बैंक के शेयर में आपको इस हफ्ते 30% की गिरावट नज़र आई है, यानी कि 1/3 पार्ट इसका ख़त्म हो चुका है। यहाँ अगर आप देखते हो तो वो चीज़ें जो हैं वो क्यों आई थी, क्योंकि डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई थी जिसका इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिट पे पड़ना था। तो ओवरऑल यहाँ पर जब ये खुलासा हुआ तो मार्केट में इसके पूरे नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन गए। हाउएवर जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है यानी कि सीएलएसए, इन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लिया, यानी कि बिल्कुल उल्टा अप्रोच लिया है। इन्होंने अभी भी इंडसइंड बैंक पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और बोला है कि 900 रुपये तक ये वापस से जाएगा, लगभग जो 30% का फॉल है वो रिकवर कर जाएगा। इन्होंने बोला है कि हमारा जो एस्टिमेट था उसको हमने थोड़ा सा कट कर दिया है और जो पहले हमने टारगेट दिए थे 1300 के, उसको कम करके अब हमने इसको 900 कर दिया है, लेकिन अभी भी आउट परफॉर्मेंस की ही रेटिंग है। जबकि जो मोस्टली 10 में से 8 अगर आप ब्रोकरेज हाउस इस टाइम पे देखोगे तो उन्होंने इंडसइंड बैंक पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें निकल कर आई है अनडिस्क्लोजर इशू और ट्रस्ट डेफिसिट, ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जहाँ तक मैं भी आपको यही बोलूँगा कि अभी कुछ बाइंग वगैरह करने से तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी पूरी तरीके से नेगेटिव फ्रेम में ही आ चुका है। अब यहाँ पर यस बैंक और आरबीएल बैंक के लिए कुछ लेसन जो कि इनको सीखने चाहिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से। सबसे पहले इंडसइंड बैंक जो है वो पहली ऐसी इंडियन बैंक नहीं है जिसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली हो। ऐसे इवेंट्स आपको आरबीएल और यस बैंक में पहले होते हुए नज़र आ चुके हैं, लेकिन अब जैसे इन्होंने तो बोला कि शॉर्ट टर्म में ऐसा हो जाता है, बाद में रिकवरी हो जाती है, लेकिन यस बैंक की हालत आज आप देख ही रहे होगे, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आज तक रिकवरी नहीं आ पा रही है। जबकि आरबीआई ने 1 साल का एक्सटेंशन आरबीएल बैंक के एमडी को ग्रांट कर दिया था। लेटर एक पीएसयू बैंकर को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। स्टॉक जो है 60% अपने हिडन रिस्क की वजह से नीचे आ गया था, लेकिन कुछ क्वार्टर्स के बाद जब ये मेजर इशू निकल कर नहीं आए तो इवेंचुअली रिकवर कर गया। लेकिन ये तो इन्होंने केवल आरबीएल का यहाँ पर सिनेरियो बताया। आप यहाँ पर अगर यस बैंक का सिनेरियो देखो तो वो और ज़्यादा दिक्कत आपको करते हुए नज़र आ जाएगा। तो
तो मेरे ख्याल से तो इनका जो यहाँ पर व्यू पॉइंट है उससे मैं तो उतना ज़्यादा सेटिस्फाई हो नहीं पाया हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको लग रहा है जो CLSA की तरफ से ये पर्टिकुलर चीज़ें बयान दिए गए हैं, इसका इस टाइम पर इंडसइंड बैंक पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? और क्या आपको लगता है ये बयान इस टाइम पर एक सही कैटेगरी में जाएगा या फिर नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि ये बयान बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं कुछ और भी जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं, क्या जो इंडसइंड बैंक का क्राइसिस है वो येस बैंक से सिमिलर है या फिर नहीं? तो इंडसइंड बैंक में तो आपको प्रेशर देखने को मिला और रीज़न आपको देखने को मिल गया। अविनाश गोराक्षर जो कि डायरेक्टर है प्रॉफिट मास सिक्योरिटीज़ के, इन्होंने बोला कि जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें हुई हैं उससे हमें ये भी पता चलता है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम लोग सब ट्रस्ट करते हैं, अपना वैल्यूएबल जो कमाई होती है, खून पसीने की कमाई होती है, वो हम डिपॉजिट करते हैं, और वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इट्स बेटर कि आप Q4 के नंबर्स का वेट करें और उसके बाद मैनेजमेंट क्या बोलती है उस पर आपको ज़रूर सारी चीज़ों को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा बयान है जो कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही बयान आना चाहिए। आप डायरेक्टली किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि ये तो पहले भी हो चुका है और इवेंचुअली रिकवर कर जाता है। अभी आपको एज सच कुछ भी एग्जैक्ट आइडिया है नहीं कि ये हुआ क्या है और इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में क्या पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो ये बयान जो पहले मैंने आपको बताया वो उसका बेसलेस नज़र आ रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉल प्रोडक्शन दिखाने वाले हैं। तो पहला जो स्टॉक निकल कर आता है इसका नाम है KBC ग्लोबल। कंपनी आपको 1:1 का दे रही है बोनस यहाँ पर आपको रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी 28 मार्च। इस डेट से पहले अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर के प्राइसेस हैं और अगर आपके पास शेयर हैं डीमैट में तो आप एलिजिबल हो जाओगे बोनस के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पर इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। दूसरी कंपनी जो कि यहाँ पर आपको लगभग 12.5 रुपये का डिविडेंड दे रही है और यहाँ पर इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 13 मार्च। तो अगर आपके पास 13 मार्च तक इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे 12.5 रुपये के डिविडेंड के लिए। कंपनी का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने आपको कॉर्पोरेट एक्शन बताया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर बाइंग कर लेनी है, ये जस्ट इस पर्पज़ से मैंने आपको बताया कि मार्च में आपको इन दोनों कंपनीज़ में जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। खरीदारी करनी है या नहीं करनी वो टोटली आपकी कॉल है। इस वीडियो के थ्रू वैसे भी मैं आपको कोई भी पर्सनल ओपिनियन तो शेयर कर ही नहीं रहा हूँ कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए, टोटली आपकी कॉल है। और अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो भी आप उनकी सलाह ले सकते हो। धन्यवाद।